जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका भाई आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपका ज़ोरदार ज़बरदस्त स्वागत करता है। तो आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना के बारे में ज़िक्र करना चाहते हैं जो कि आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए, आज हम बेसिकली दो घटनाओं के बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे। पहली जो घटना है, देखिए दोनों जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य और वीर रस, इन सब भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो पेशेंस बना के देखिएगा, उम्मीद करेंगे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत जानने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है। तो जो पहली घटना है वो है आज के दिन 26 नवंबर 1949 की है, 1949 की है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो लागू हो गया था। सॉरी, लागू नहीं हुआ था, मतलब बन के तैयार हो गया था। अब हमने चूँकि गलती से निकल गया लागू हो गया, तो उसके बारे में भी बता देते हैं कि बनना और लागू होना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई कानून अगर बनता है, कोई लॉ अगर बनाई जाती है, तो पहले वो बनाई जाती है, फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाती है, उस पर डिस्कशन होता है, तब वहाँ से वो पारित होती है, तब वहाँ से वो लागू होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो जो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसको बना दिया गया था। अब बनाया किसने था और कैसे बना था, ये सब इतिहास की घटनाएं हैं और आपको बेसिक आइडिया होगा ही। अगर नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, उससे पहले आप लोग जानते थे कि मतलब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ, और किस प्रकार उन्होंने बहुत सारे जुल्म किए और बहुत यहाँ का शोषण किया, और यहाँ की जो सारी चीज़ें थी उनको अपने यहाँ ले जाकर एक्सप्लोर किया, उससे पैसा कमाया और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ विध्वंस किया। उनका वो नारा था, फूट डालो राज करो। बहुत भारतीय राजाओं को यहाँ उन्होंने लड़ाया आपस में और उसका फ़ायदा उठाया, यहाँ अच्छा खासा बिजनेस किया, व्यापार किया और अपने देश चले गए। तो हर कंट्री को चलाने के लिए एक लॉ बनाई जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, एक बुक बनाई जाती है जो कि जिसमें लिखा होता है कैसे कैसे ये सारी चीज़ें रन करेंगी। जैसे अगर कोई कंट्राडिक्शन हो गया, जैसे हम लोग बात बात पे कुछ कहते हैं ना कि भैया ये कहाँ लिखा है, तनी दिखावा था, कहाँ लिखा बा। तो उसी तरह जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मैटर आता है सामने, तो जैसे हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं और जो कोर्ट्स हैं, वो सब रेफरेंस देती हैं कि एज मेंशन इन आर्टिकल दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो रेफरेंस से हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई, ये जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें ये मेंशन है, तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। ये अगर वो सही हुआ तो, अगर नहीं सही है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस दिन जो आपको इस समय में जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम लोग बायोलॉजिकल नीड की छोड़ दें, जैसे ऑक्सीजन, पानी, ये सब की बात छोड़ दें, तो जो एक समाज में सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है समाज का संविधान। किसी भी समाज का संविधान जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो समाज किस तरफ जाएगा और किस तरफ वो रन करेगा। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो संविधान सभा समिति बनाई गई थी, उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब ये नाम किसी, इनके बारे में क्या ही कहा जाए, जैसे इनके बारे में कहना मतलब सूरज के सामने ऐसे दिया दिखाने के जैसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने बहुत दूरदर्शी सोच वाले थे। वो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, इस हिसाब से बनाया ताकि आगामी आने वाले समय में इसके साथ इन्होंने फ्लेक्सिबल बनाया कि जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गईं वैसे वैसे नियम में बदलाव होते गए। हालांकि कुछ जो हैं अनचेंजेबल लॉ दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
तो वो ज़रूरी भी हैं। अगर उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति में मेंबर थे और उन्होंने सब कई देशों का विजिट किया और जाकर देखा और हर जगह से जहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिली उनको इसमें मेंशन किया गया और कुछ चीज़ों को ऐड ऑन भी किया गया। तो ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हम लोगों ने दूसरों से कॉपी किया है, पेस्ट किया है, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने उसमें नई डाली हुई हैं। देखो मेरे भाई, कोई अच्छी चीज़ है उसको दूसरों से आप फॉलो करने में आपकी क्या बुराई है, इसको आप बेशक फॉलो कर सकते हैं। तो उसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप किसी से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें अपनी चीज़ें भी ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है। और इससे पहले कि जैसे 2015 तक, मतलब इसके बाद से ये संविधान दिवस मनाया जाता है, उससे पहले ये मनाया जाता था कि राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में ये मनाया जाता था, ऐसा सोर्सों से पता चला है। सोर्स जो हैं हमारे जो इंटरनेट के सोर्स हैं उस पे ऐसा मेंशन है, ठीक है। तो जो संविधान को लिखने में जो पूरा प्रारूप इसका तैयार करने में आपको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 1949 को ये पूरी तरह से ये प्रिपेयर्ड हो गया था। अब इस पे होना था डिस्कशन और फाइनली इसको लागू करना था, ठीक है। तो ये लागू कब हुआ मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको हम लोग बहुत धूमधाम से 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इंडियन संविधान की बात। 26 जनवरी 1949 में हमारा जो भारतीय संविधान था वो बन के तैयार हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में वो बनाया गया था। उसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे बनाने में। तो ये हम पहली घटना के बारे में जिक्र कर लिए। हालांकि ये घटना जितनी मतलब ऐसे लगती है, मतलब उतनी आसान नहीं थी मेरे भाई। इसके पीछे बहुत लोगों का त्याग था, बहुत लोगों का बलिदान था, बहुत लोगों का संघर्ष था। और जितना आसान इसमें बताने में लग रहा है कि हाँ एक गए वहाँ से वो किए और बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत दूरदर्शी सोच वाले थे वो लोग, और आप पढ़िएगा उसमें बहुत अच्छे से आपको मेंशन होगा। बहुत सारी मूवीज़ भी इस पे बनी हैं, हालांकि अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट आप देखिएगा उन चीज़ों को, कैसे कैसे एक पिछड़े समाज के लोग को ऊपर ले जाने के लिए कैसा कैसा, मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये तो बात है समझने की, बस जिसके ऊपर बीती है वही बता सकता है कि दर्द क्या था। बट हम उम्मीद करते हैं कि हम भारतीय संविधान की जो मान मर्यादा और उसको है उसको बनाए रखेंगे और एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई गुरु पहली घटना। अब चलते हैं दूसरी घटना पे। तो जो दूसरी घटना थी वो घटना है मेरे भाई 26 नवंबर 2008 की। 26/11 के नाम से ये बहुत फेमस है। अब चूँकि अगर आप लोग जानते होंगे इसके बारे में तो आपके दिमाग में वो इमेजेस आ गए होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली ये ब्लैक दिन ही था हमारे जो मुंबई के लिए और बहुत से भारतीय नागरिकों के लिए हमारे यहाँ हैं, कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, जो कि क्या ही कहा जा सकता है इन सब के बारे में। और जिसके ऊपर बीतती है वही बता सकता है, और बाकी लोग सिर्फ उनकी कह सकते हैं कि हाँ हम आपके दुख को समझ सकते हैं, बट हमें नहीं लगता कोई समझ सकता है। तो ये दिन बुधवार का था, 26 नवंबर 2008 का, जब कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो कि अपने आप को जिहादी और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, सच्चे मुसलमान, और हालांकि हमें इस घटना को किसी कौम से नहीं जोड़ना चाहिए, बट जो उस समय पाए गए थे उनके बारे में, उनकी ऐसी मानसिकता थी, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो सब एक लश्कर-ए-तैयबा नाम का एक कोई आतंकी संगठन था, उससे जुड़े थे, और 10 लोग आए थे यहाँ मुंबई में, और बंदरगाह के रास्ते वो आए थे, और
बंदरगाह के रास्ते आए थे और 4 दिन तक लगभग उनका ये जो सिलसिला था, जो पूरा दहशत फैलाने का, जो समाज में अराजकता फैलाने का था, वो सब चला था। और इसमें हमारे बहुत ही मासूम लोगों घायल हुए, बहुत ही लोगों की जानें गई, बहुत ही परिवारों ने अपना बहुत कुछ खो दिया। अब उन सब घटनाओं इस पे एक मूवी भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी, द अटैक ऑफ 26/11। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देखना चाहिए, आप जानना चाहिए कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। जिसमें आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबराय होटल, ताज होटल, जो कि सबसे फेमस जो था वो ताज होटल, और कुछ जगह थे, लियोपोल्ड कैफ़े था, आपका कामा अस्पताल था, और उसमें मेट्रो सिनेमा घर था, और उसके सेंट जेवियर्स कॉलेज थे, और भी जगह थे। यहाँ भी बहुत सारी मतलब भारी मात्रा में यहाँ पे अटैक किया गया था और लोगों की जान ली गई थी। और वो इतने मतलब ब्रेन वॉश पीपल थे, लोग थे कि जिसकी हेल्प लेते थे उस सब को ख़त्म कर देते थे, मार देते थे। तो वो नॉर्मल आदमी नहीं थे। और उसमें ज़्यादा एक्चुअली देखिए, हमने जो बना के आया था मैं मूड कि हमें बहुत ही मतलब शानदार तरीके से बोलना है इस पे, बट जो घटना है उस घटना का इमेज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, और हमें वो सारी चीज़ें रिकॉल होती जा रही हैं। तो वो मतलब अब उसको कहीं ना कहीं जो हृदय है वो अलग दिशा में जा रहा है, तो इसलिए उतना बोल पाना हमारे लिए सही नहीं हो पा रहा है। तो हम चूँकि हम समझ सकते हैं बस। और उनका जो परिवार ने अपना, हमारे यहाँ देखो यूपी बिहार में बेसिकली होता क्या है, सब लोग, बहुत लोग, जिसको कुछ नहीं मिला चलो मुंबई चल देते हैं, वहाँ रोज़गार करते हैं। तो ऐसे परिवार में जो बंदा अपनी परिवार की उम्मीद बन के गया था कि चलो भाई बम्बई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ चलते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो मेरे भाई उसका परिवार, उसके सपने, जो और सारी जो चीज़ें थी वो पल भर में बिखर गई। हालांकि और अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि ये चाहते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो न कभी सॉल्व होने वाला जो मैटर है उसको उकसाते हैं। और हमारे जो नए नए युवा हैं जो अपनी फ्यूचर की तैयारी न करके ऐसे ऐसे मैटरों में शामिल हो रहे हैं, और बेचारे बहुत दुखद परिणाम आ रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कई लोग घायल हो जा रहे हैं, अपना पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे भाई हमारा ऐसे नौजवान युवकों से एक मैसेज है मेरे भाई, आपका छोटा भाई होने के नाते आप इतना सुन लीजिए कि मेरे भाई कोई पॉलिटिकल लीडर का बेटा या बेटी किसी भी ऐसे जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना, इसमें पार्टिसिपेट नहीं होती है। वो बड़ी बड़े 5 स्टार होटलों में होते हैं, एसी वाले कमरे लगे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। तुम्हारे घर क्या है? कुछ नहीं है भाई, एक दरवाज़ा है, किसी ने खटखटाया, आया, तुम खोले, वो मार के चला गया। उनके साथ इतना आसान नहीं है मेरे भाई। इसलिए देखो, धर्म कोई ख़राब नहीं है, सब धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई आप हिंसा करो। हर धर्म कहता है कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, जैसा कि हमारे आदरणीय पूज्य राष्ट्रपिता साहब कहते थे, महात्मा गांधी जी, कि अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर वो चलते थे और समाज को भी एक मैसेज देते थे। तो मेरे भाई मेरा भी यही मैसेज है कि आप चीज़ों को समझिए, बिना मतलब जैसे कहते हैं ना, कौआ कान ले गया, तो भाई कौआ के पीछे मत भागो यार, पहले कान देख लो यार कि कान है कि नहीं। कोई कह दिया कि भाई यहाँ ये था, वहाँ ये था, ऐसी घटना हुई थी, तुम्हारे बुजुर्ग ऐसे थे, वो थे, तो उस पर अमल मत करिए मेरे भाई। पहले अपना एनालिसिस करिए कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ अगर थी तो एक प्रोसेस है, एक कानून है, एक संविधान है, उस पर चलिए। ये नहीं कि आज ही हम उठाएंगे और सब कुछ डन कर जाएंगे। तो मेरे भाई 26/11 की जो घटना थी ताज होटल वाली, और
वो उसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से आपको बता नहीं पाए, बट हम कोशिश करेंगे कि फिर से उसको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि घटना इतनी ज़्यादा दुख भरी थी कि उसको बयां करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप हाँ, इसलिए हम आपको रेफ़र कर किए हैं कि भाई द अटैक ऑफ 26/11 मूवी है, आप उसको देख लीजिए और वहाँ से आपको, और बहुत सारी वेब सीरीज़ भी बनी है उस पे, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे बंदों का, जो नए-नए यंगस्टर हैं उनका कैसे वो किया जाता है कि किसी मज़हब के नाम पे, किसी मुल्क के नाम पे, और उन्हें जन्नत के नाम पे उन्हें हूर मिलेगा और क्या-क्या पता नहीं, वो सब उनके नाम पे किस तरह गुमराह किया जा रहा है और वो बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे भाई हमारे उन मासूम लोगों का हो रहा है, जो चल के तो घर से बोल के तो चले थे कि चलो हाँ शाम को लौट के आएंगे, बट वो आ नहीं पाते। तो उसका जो वो जो दर्द है ना सर, वो कोई क्या ही समझेगा। कोई बंदा बोल के गया घर से कि हाँ चलो शाम को मिलते हैं, अब वो पता चला कि भाई वो शाम को क्या, अब वो कभी नहीं मिलेगा। तो वो जो दर्द है ना सर, वो ये जो घाव है ना सर 26/11 का, ये कभी ना भरने वाला घाव है सर। और इसमें देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। भाई अब क्या ही कहें इस घटना के बारे में। तो आज की ये घटना है, भगवान उन शहीदों को, जो हमारे सोल्जर्स लड़े थे, एनएसजी कमांडो हैं, और जो हमारे पुलिसकर्मी थे, जो जिन लोगों ने भी इस लड़ाई में अपना शौर्य दिखाया, अपना साहस दिखाया, अपना अदम्य वीरता का परिचय दिया, उनके लिए एक सलाम है जोरदार। और हम उस खुदा से, उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से कहेंगे कि भाई कि हमारे इस समाज को लड़ने की शक्ति दो, कि ताकि कभी हम ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़े, हम सक्षम हों और ऐसे जो नापाक इरादे के लोग हैं उन्हें फिगर आउट करके इस दुनिया से ही आउट कर दिया जाए। तो मेरे भाई बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि क्या ही हुआ था। अरे लगभग बहुत लोग मारे गए थे और 300 लोग लगभग घायल हुए थे। किस तरह आप मूवी में देखोगे तो आपको दिखाया जाएगा किस तरह वो बच्चे, बुजुर्ग और इंसान जानवरों तक को भी नहीं छोड़ रहे थे, सबको टारगेट कर रहे थे। उनका एम था कि भाई जितना ज़्यादा मारोगे उतना ही आपको ईश्वर के पास जाने का मौका मिलेगा, अल्लाह के पास जाने का मौका मिलेगा। भाई ऐसी कौन सी कुरान है, ऐसी कौन सा वो है जिसमें लिखा है कि आप ऐसे ही रास्तों से खुदा को फॉलो करोगे? बट ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब ब्रेन वॉश है मेरे भाई। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन करने से पहले एक बार सोच लेना, जिस माटी में हमारा जन्म हुआ है, दैट इज़ भारत माँ की जिस मिट्टी पे जन्म हुआ है मेरे भाई, वो जो मिट्टी है उसके साथ गद्दारी करने से पहले एक बार सोच लेना कि जहाँ जन्म लिया है उसके साथ गद्दारी कैसे हो सकती है। और बहुत सारे रास्ते हैं, जो अच्छे खासे रास्ते हैं, मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है और अपने इंतकाम का बदला लिया जा सकता है, बट ये कोई रास्ता थोड़ी है कि मासूमों को मार के। और तो मेरे भाई मेरा जो टारगेट था आपको अवेयर करना कि 26/11 की जो घटना थी, वो घटना के बारे में, और जो संविधान आज बन के तैयार हो गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लीजेंड पर्सनालिटी जो थी, जो कि अध्यक्षता कर रही थी इस टीम की, वो बहुत ही दूरदर्शी सोच वाले थे, बहुत ही मतलब अब क्या ही कहें उनके बारे में। तो चलते हैं मेरे भाई। हालांकि हम अपने इस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हैं कि हमें जिस हिसाब से बनाना चाहिए था उस हिसाब से हम बना नहीं पा रहे हैं, बट हमारा प्रयास जारी है और आप लोग ज़रूर हमें सजेस्ट करें कि आखिर ऐसी क्या क्या कमियां हैं कि जिन पे हम फोकस करें और
आपको बताएं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।